Students, welcome back in today's session of social science. In this video, we are going to continue our chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. So we are going to start it with the Russian Revolution. In the Russian Revolution, first of all, we are talking about the Russian Empire in 1914. Empire जैसे कि आपको पता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती है. सो इन 1914 Tsar Nicholas II रूल्ड रशिया एंड इट्स ह्यूज एम्पायर. 1914 में जो किंग हुआ करते थे, सार मीन्स वो टाइटल जो कि किंग को दिया जाता है रशिया में, तो किंग का नेम था निकोलस सेकेंड. वो रशिया को रूल कर रहे थे और बच्चे पूरे एम्पायर को भी संभाल रहे थे. बच्चे एज यू नो सो मैनी कंट्रीज़ वर देयर इन रशियन एम्पायर. तो कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करेगी. सो इन रशियन एम्पायर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो कौन सी थी? वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. कौन सा रिलीजन था? ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. ऑर्थोडॉक्स मीन्स जिनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है. बट द एम्पायर, अब और भी तरीके के रिलीजन्स देखने को मिल रहे थे बच्चा, लाइक कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. नाउ बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. At the beginning of the 20th century, about 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. बच्चे अगर उस टाइम की बात करें तो 85% जो पॉपुलेशन थी रशियन एम्पायर की, वो अपनी लिविंग के लिए अर्न किससे करती थी? एग्रीकल्चर से. और वो पर्सन जो एग्रीकल्चर करते थे उन्हें कहा जाता था एग्रीकल्चरिस्ट. अब जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे बच्चा, वो प्रोडक्शन करते थे ताकि मार्केट में सेल भी किया जा सके और ख़ुद की नीड्स को पूरा भी किया जा सके. तो वो दो चीज़ों के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे. पहला सेल्फ कंजप्शन, सेकेंड फॉर प्रॉफिट. देन रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. अब जो बच्चे रशिया है वो मेजर एक्सपोर्टर माना जाता था, वो सेल करते थे ग्रेन्स को. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ दैट टाइम. बच्चे इंडस्ट्रीज वर वेरी फ्यू इन नंबर. उस टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी. वी कैन से इंडस्ट्रीज़ जो मिलती थी वो पॉकेट्स में मिलती थी. दो प्रोमिनेंट एरियाज थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती थी. कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. बच्चे वहाँ पर क्राफ्ट्समैन भी अवेलेबल हुआ करते थे जो अपनी हाथों से कला दिखाते थे. इन 1890s बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का सेटअप किया गया. अब फैक्ट्रीज़ का सेटअप किया गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी फॉरेन की. अब बचे फैक्ट्रीज़ का सेटअप किया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो अब उनको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिएगा. तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा तो वो किसके थ्रू आएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उस टाइम में रेलवे नेटवर्क का इस वजह से क्या होना शुरू हो गया? डेवलपमेंट. रेलवे नेटवर्क क्या हो गया? एक्सटैंड हो गया. फैक्ट्री सेटअप हो गया, रेलवे नेटवर्क एक्सटैंड हो गया, तो आउटपुट क्या होगा? लेट अस सी. कोयल प्रोडक्शन जो था बच्चे वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का जितना भी आउटपुट था वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था. बच्चे मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. अब उस टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी. किसकी? उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट की. उस टाइम के हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल उनको ऑन करते थे उन्हीं की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी क्या वो इंडस्ट्रीज़ मिनिमम वेजेस दे रही है वर्कर्स को, लिमिटेड आवर्स दे रही है काम के. बट हम देखेंगे फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे थे? कुडंट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. वो इस तरीके के रूल्स को तोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? फैक्ट्रीज के आवर्स को तो कम कर दिया, बट क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल
वर्कशॉप्स के जो आवर्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे 15 आवर्स, और फैक्ट्रीज़ के जो आवर्स थे वो कम हो गए थे एज़ कम्पेयर टू द क्राफ्ट यूनिट्स. एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्राफ्ट यूनिट्स में वर्कर्स को कितने टाइम काम करना पड़ता था, 15 आवर्स, और फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हुआ करते थे वो 10 to 12 आवर्स वर्क किया करते थे. बच्चे उस टाइम में डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं. लाइक जो लेबर हुआ करती थी वो डिवाइडेड हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू देयर सोशल ग्रुप. लाइक जो रेलवे के वर्कर्स हो गए या फिर मेटल के वर्कर्स हो गए, जो सोशल ग्रुप हुआ करता था उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता था. कुछ वर्कर्स के स्ट्रॉन्ग लिंक्स हुआ करते थे विलेजेस में, कुछ वर्कर्स सिटीज़ में परमानेंटली सेटल हो रहे थे. देन बचे वर्कर्स को स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था. बेसिकली जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर माना जाता था, क्योंकि उनके जो कंट्रीब्यूशन की नीड हुआ करती थी वो रेलवे में भी हुआ करती थी, मशीनरी में भी हुआ करती थी, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर्स माने जाते थे. Women made up 31% of the factory labor force, but they were paid less than man. अब जिस टाइम की वीमेन हुआ करती थी उन्हें 31%, मतलब हमारी जितनी भी फैक्ट्री की लेबर फोर्स आती थी उसमें 31% कॉन्ट्रीब्यूशन वीमेन का रहता था, बट उनका जो वेजेस हुआ करता था बच्चा वो कम होता था एज़ कम्पेयर टू मैन. अब जो वर्कर्स का डिविजन्स देखने को मिलता था वो उनके ड्रेस और मैनर्स के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता था. Now Russian peasants were different from European peasants. First of all, we are talking about the peasants. पेजेंट वो सोशल ग्रुप है जो कि लैंड को कल्टीवेट करता है, और वो लैंड होती है नोबिलिटी की, क्राउन की, ऑर्थोडॉक्स चर्च की. अब बच्चे जो पेजेंट्स ग्रुप होते हैं ये भी रिलीजियस के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, बट पेजेंट्स का मेन मोटिव था कि जो नोबिलिटी की लैंड पे वो कल्टीवेशन करते हैं वो लैंड उनको मिल जाए. तो रिलीजियस बेसिस पे वो डिवाइडेड हुआ करते थे, बट वो यूनाइटेड हो गए कि नॉबल्स के अगेंस्ट जाने को, उन्होंने नॉबल्स के अगेंस्ट जाने के लिए वो सारे एक साथ खड़े हो गए और वो चाह रहे थे कि जो नॉबल्स की लैंड है वो लैंड उनकी हो जाए. सो हियर द टॉपिक इज रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पेजेंट्स. जो रशियन पेजेंट्स हुआ करते थे वो डिफरेंट हुआ करते थे यूरोपियन पेजेंट से. लेट अस डिस्कस हाउ. बच्चे जो रशियन पेजेंट्स थे वो प्रोडक्शन जो किया करते थे, टुगेदर प्रोडक्शन किया करते थे, मींस बाय बर्थ उनमें सोशलिज्म हुआ करता था. उनके लैंड जो होता था, नोबिलिटी का लैंड जो होता था वो आसपास के जितना भी लैंड एरिया होता था उसके साथ प्रोडक्शन करते थे और प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते थे, जिसे बोला जाता है कम्यून मीर. अब ये बच्चे नोबिलिटी की डिसरिस्पेक्ट किया करते थे. डिसरिस्पेक्ट मीन्स वो नोबिलिटी के अगेंस्ट थे, उनका कहना नहीं मानते थे. अब इनको भी वर्कर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था, बट ये यूनाइट हो जाते थे कब, जब इन्हें नोबिलिटी के अगेंस्ट जाना होता था. अब यहाँ पर दिया हुआ है दे वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स. वो नोबल्स की क्या चाहते थे, लैंड चाहते थे. दे रेफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. अब वो जो लैंडलॉर्ड्स को रेंट भी पे करने से रेफ्यूज़ कर देते थे, साथ के साथ गुस्से में आकर उनका मर्डर भी कर दिया करते थे. अगर हम 1905 में देखें तो मर्डर बड़े कॉमन हुआ करते थे रशिया में. तो बच्चे यहाँ पर मेन डिफरेंस यही है यूरोपियन और रशियन पेजेंट्स में. यूरोपियन पेजेंट्स नोबिलिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, नोबल्स की लैंड को नहीं चाहते, बट रशियन पेजेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नोबल्स की लैंड उनको मिल जाए और वो नोबिलिटी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप. उस टाइम में सोशलिज्म कैसे हुआ करता था. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उन्हें इलीगल माना जाता था इन रशिया. तो 1898 में क्या हुआ बच्चे, कुछ सोशलिस्ट थे जो कि सोशलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे. उन्होंने एक पार्टी का फाउंड किया जिसका नेम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. मीन्स ये वो पार्टी थी जो कि वर्कर्स के लिए थी, वर्कर्स को न्याय दिलाने के लिए थी. हमने देखा ना कि वर्कर्स के साथ कैसे अन्याय हो रहा था. उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा घंटे घंटे काम करना पड़ता था. तो ये पार्टी को फाउंड किया सोशलिस्ट ने, जो कि मार्क्स के आइडिया का रिस्पेक्ट करती है. हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग
इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। तो ये जो सोसाइटी थी, ये जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, ये छुप कर काम करती थी और इसने खुद के न्यूज़पेपर का सेटअप किया, वर्कर्स को मोबिलाइज कर रही थी, साथ के साथ स्ट्राइक्स को भी ऑर्गेनाइज कर रही थी कि जो वर्कर्स हैं उन्हें उनके राइट्स मिलने चाहिए। तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा? वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सोशलिस्ट ने बनाई थी, जिसका नेम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब बच्चे ये तो देखा कि हमने वर्कर्स के लिए पार्टी बना दी गई, लेकिन पेजेंट्स के साथ क्या हो रहा था? लाइक रशियन पेजेंट्स क्या चाहते थे कि नोबल्स की जितनी भी लैंड है वो उनको मिल जाए। तो रशियन सोशलिस्ट ने फील किया कि जितने भी रशियन पेजेंट्स हैं, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। मीन्स वो बाय बर्थ क्या कर रहे थे? बाय बर्थ उनमें सोशलिज्म देखने को मिल रहा था कि उनके आसपास जितनी भी लैंड होती थी वो वहाँ पर एक साथ प्रोडक्शन करके प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते थे। स्टिल वो लैंड उनकी नहीं हुआ करती थी, वो लैंड नोबल्स की हुआ करती थी। तो सोशलिस्ट ने क्या किया? एक और पार्टी का फॉर्मेशन किया। पार्टी का नेम था बच्चे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसको बनाया गया 1900 में। ये पार्टी किसके लिए थी? ये पार्टी पेजेंट्स के राइट के लिए थी। अब इस पार्टी ने क्या किया? स्ट्रगल किया फॉर पेजेंट्स राइट्स। पेजेंट्स के राइट के लिए स्ट्रगल कर रही थी कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और ये डिमांड कर रही थी कि जितनी भी नोबल्स की लैंड है, नोबल्स से बिलोंग करती है, वो पेजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे वो डिसएग्री कर गए, वो उनके साथ नहीं थे जो भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पेजेंट्स के लिए राइट्स की डिमांड कर रहे थे। बच्चे अब आपको पता है सोशल डेमोक्रेट्स जो हुआ करते थे वो डिसएग्री थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पेजेंट्स। उसमें सबसे पहले आते हैं व्लादिमीर लेनिन। बच्चे इनको लगा कि पेजेंट्स जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है ड्यू टू फाइनेंशियल डिफरेंसेस। तो इनकी ये डिफरेंसेस के वजह से उन्हें लगा कि हमें इन्हें सोशलिस्ट मूवमेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ व्लादिमीर लेनिन? बच्चे बेसिकली उस टाइम में वर्कर्स की जो पार्टी थी जिसका नेम था सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स पार्टी, वो बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बहुत सारे वर्कर्स हुआ करते थे। तो उस पार्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसका नेम था बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक्स को जो लीड कर रहे थे उनका नेम था व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन का क्या व्यू था कि पेजेंट्स को हमें सोशल मूवमेंट्स में इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। जैसे सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स का एक यूनाइटेड ग्रुप है, पेजेंट्स का ग्रुप नहीं था। सम वर पुअर एंड अदर रिच, some worked as laborers while other were capitalists who employed workers। बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि वर्कर्स की जो पार्टी थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स को जो लीड कर रहे थे उनका नेम था व्लादिमीर लेनिन। बच्चे बोल्शेविक्स में जो ग्रुप आता था, मतलब जो वर्कर्स आते थे, मेजॉरिटी ग्रुप्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स थे और इसको कौन लीड कर रहा था? लेनिन लीड कर रहा था। बच्चे अब जो बोल्शेविक्स जो पार्टी थी वो बहुत गुस्से वाली पार्टी थी। लाइक वो किसी को भी एंटर नहीं करने देते थे अपनी पार्टी में। वो हमेशा ये वेट करते थे कि कब रेवोल्यूशन करना है, कब क्रांतिकारी, कब लड़ाई झगड़े करने हैं। वो बिलीव किया करते थे कि रेवोल्यूशनरीज होना चाहिए। वो इस तरीके का ग्रुप बना रहे थे कि कोई भी उसमें एंटर ना करे। तो अब वहाँ पर जो वर्कर्स हुआ करते थे बच्चे, सम वर पुअर अदर्स रिच, सम वर्कड, अब कुछ लेबरर की तरह काम कर रहे थे, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे जो कि वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे थे। बच्चे अब हम लेनिन यानी कि बोल्शेविक्स की पार्टी की बात करें तो वो बड़ी डिसिप्लिन रहा करती थी और कंट्रोल किया करती थी, किसी भी मेंबर्स को एंटर नहीं करने दिया करती थी। अगर हम बात करें सेकंड पार्टी मेंशेविक्स की, इसमें माइनर ग्रुप्स आया करते थे और इसको कौन लीड कर रहा था? मार्टोव। बच्चे यहाँ पर हमेशा डिसिप्लिन रहता था। यहाँ पर मतलब हम अगर बोल्शेविक्स के कंपेयर करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था। वो हमेशा ये सोचते थे कि हम इलेक्शंस लाएंगे, रिफॉर्मर्स होंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, सुधार करेंगे।
लार्ज पार्टी को बनाएंगे एक्टिविस्ट के लिए। तो इस तरीके से वर्कर्स की दो तरह की पार्टी देखने को मिली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1905 रेवोल्यूशन। अब बच्चे कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1905 में। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हुआ, रशिया वॉज स्टिल एन ऑटोक्रेसी। रशिया स्टिल क्या था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। मीन्स वो गवर्नमेंट जहाँ पर एक ही पर्सन रूल करता है, सारी की सारी पावर उसी के पास होती है। रशिया में बचा स्टिल ऑटोक्रेसी देखने को मिल रहा था। एंड सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। सार पार्लियामेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अब वो यहाँ के जितने भी लिबरल्स थे, हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन के टाइम जितने भी लिबरल्स थे, वो चाहते थे कि इस तरीके के अफेयर्स को ख़त्म किया जा सके। तो उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिया। बच्चा हैंड्स किसके साथ ज्वाइन किया, अभी हम दो पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करके आए थे, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इन पार्टीज़ के साथ लिबरल्स ने हैंड ज्वाइन कर लिए ताकि वो वर्कर्स और पेजेंट्स के साथ काम कर सके इस रेवोल्यूशन में। उनका एक ही मोटिव था हैंड्स ज्वाइन करने का। दे वर डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या चाह रहे थे कि 1905 में हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और बच्चे उनको सपोर्ट किया गया बाय द नेशनलिस्ट ऑफ पोलैंड एंड जेदिदिस्ट। जेदिदिस्ट कौन होते हैं बच्चे, जेदिदिस्ट वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स उस टाइम में जो रशियन एम्पायर में हुआ करते थे। तो इस तरीके से लिबरल्स का साथ दिया किसने, सोशल डेमोक्रेट्स मींस वर्कर्स की जो पार्टी थी, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो पेजेंट्स की पार्टी थी। साथ के साथ जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे पोलैंड के और जेदिदिस्ट के। और किस चीज़ की डिमांड करे थे बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको पता है सार एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। सार अपने अकॉर्डिंग रशिया को चला रहा था, बट वहाँ के जो सोसाइटी के लिबरल्स थे वो इस चीज़ से फेडअप हो गए थे। दे वर डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी ने हैंड्स अपने ज्वाइन कर लिए थे। बच्चे नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वर द रीजंस फॉर 1905 रेवोल्यूशन। क्या रीजंस थे कि रेवोल्यूशन किया गया। 1904 में देखा गया कि रशियन वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। जो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस, एसेंशियल गुड्स जो ज़रूरतमंद गुड्स होते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे। और उन वर्कर्स की जो वेजेस हुआ करती थी उसे डिक्लाइन कर दिया गया 20%। तो ऑब्वियस है अब वर्कर्स का गुस्सा आना जायज़ था। तो लिबरल्स जो थे वो उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। तो जो अब आपको पता है रीज़न क्या था, एसेंशियल गुड्स का प्राइसेस राइज अप कर दिया और उनकी जो वेजेस थी वो डिक्लाइन कर दी। अब जो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रॉज ड्रामेटिकली। बच्चे मेंबरशिप आपको पता है जब मेंबर्स आ जाते हैं, वो वर्कर्स एसोसिएशन, वर्कर्स की जो पार्टी बन रही थी, इसमें मेंबर्स अपने आप आने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो इतने सारे वर्कर्स एसोसिएशन में आ रहे हैं, तो what will be the answer, revolution. So this is the major reason for 1905 revolution. बच्चे इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ब्लडी संडे 1905 रेवोल्यूशन बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, लेट अस सी। 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। अब जितने भी वर्कर्स के साथ गलत हुआ, लाइक एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए गए, उनकी जो वेजेस थी वो कम कर दी गई, उसमें से 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए स्ट्राइक करने। और इसको कौन लेड कर रहा था, फादर गैपेन। बच्चे कौन सी जगह पर गए थे, विंटर पैलेस में गए थे, सार से मिलने गए थे। सार को जब लगा इतने सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए हैं, तो उन्होंने उन पे अटैक करवा दिया बाय द पुलिस एंड कोसेक्स। उन्होंने अटैक किया जिसमें बहुत सारे वर्कर्स मारे गए। अराउंड 100 वर्कर्स की डेथ हो गई थी और 300 वर्कर्स वाउंडेड हो गए थे, जख्मी हो गए थे।
जब इतने सारे वर्कर्स की डेथ हो रही थी, कुछ वर्कर्स जख्मी हो रहे थे और सारे वर्कर्स इस चीज़ के अगेंस्ट थे, सार के अगेंस्ट थे कि उन्होंने एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दिए गए और उनकी वेजेस कम कर दी गई। तो पूरे रशिया में सिर्फ क्या देखने को मिल रहा था, रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हुआ करते थे, रेवोल्यूशन के इवेंट्स हुआ करते थे, वो पूरे रशिया में स्प्रेड हो गई, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बिकेम नोन एज अ 1905 रेवोल्यूशन। अब वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे बच्चा, उनकी सिर्फ यही डिमांड थी, दे वांट रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। वर्कर्स चाहते थे कि उनके जो वर्किंग आवर्स है वो कम किए जा सके, उनकी वेजेस बढ़ाई जा सके और उनके जो काम करने की कंडीशंस है इनको भी बढ़ाया जा सके। बच्चे उसके बाद क्या होता है, स्ट्राइक्स टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन। अब आपको पता है 1905 रेवोल्यूशन, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, हर जगह रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो जो स्ट्राइक्स थी पूरी कंट्री में देखने को मिल रही थी और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो क्लोज कर दी गई। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियंस ऑफ यूनियन। अब जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे बच्चा, वो खुद की यूनियन बना रहे थे, खुद की पार्टी बना रहे थे। एंड दे वर डिमांडिंग अ सिंगल थिंग, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब सार ने देखा कि पूरी एम्पायर में रेवोल्यूशन हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई है, साथ के साथ सारे वर्कर्स अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो सार थोड़ा सा हेजिटेट हो गए, सार घबरा गए। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने बच्चे कहा, सार ने अलाउ कर दिया टू क्रिएट द इलेक्टेड कंजल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। ड्यूमा बच्चे उस टाइम में, मतलब उस टाइम में रशिया की लैंग्वेज में उन्हें बोला जाता है पार्लियामेंट। तो सार ने अलाउ कर दिया गया कि ठीक है आप बना लीजिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट बना लीजिए, जिसे ड्यूमा बोला जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, सार ने अलाउ किया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंजल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस डिक्लेयर्ड इलीगल। अब सार ने बोला कि ठीक है तुम इलेक्टेड पार्लियामेंट और ड्यूमा बना लीजिए, बट जितनी भी आप लोगों ने कमेटीज़ बनाई है, यूनियंस बनाई है, मैं इनको इलीगल मानूंगा। लोग जो थे वो एग्री थे, पीपल कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि ठीक है अगर पार्लियामेंट बन रहा है तो हमें इस चीज़ की नीड नहीं होगी। देन द सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा। अब बचे जब फर्स्ट उनका जो पार्लियामेंट बना, ड्यूमा बना, उसने सार ने क्या किया, 75 डेज के अंदर अंदर डिसमिस कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा दोबारा री इलेक्ट कीजिए सेकेंड ड्यूमा। जब सेकेंड ड्यूमा बना, सेकेंड ड्यूमा को भी रिजेक्ट कर दिया गया विद इन 3 मंथ्स। बच्चे वो ऐसा क्यों कर रहा था, बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो उनकी पावर है, उनके पास जो एडवांटेजेस है वो कम ना हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने 2 बार ड्यूमा को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड थर्ड देन क्या किया, ही चेंज द वोटिंग लॉज। थर्ड टाइम जब ड्यूमा को बनाया गया तो उन्होंने वोटिंग लॉज को ही चेंज कर दिया गया एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जब थर्ड ड्यूमा का इलेक्शन हुआ तो उसमें कौन थे, कंजर्वेटिव, उसके खुद के ही पर्सन, खुद के ही पॉलिटिशियंस। तो हम कह सकते हैं सार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहे थे। पार्लियामेंट बनाया जा रहा था बट वो लोगों के, पीपल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा रहा था। उन्होंने 2 बार जो उस टाइम के सिटीजन्स ने ड्यूमा बनाया उसे रिजेक्ट कर दिया। थर्ड टाइम उन्होंने खुद के ही पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग ड्यूमा को बना दिया। So this is enough for today. Rest of the topics we will cover in our next video. Okay बच्चा, have a good day.